नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि पश्चिम में भारतीय जनता पार्टी का सूरज पहले ही चरण में हो जाएगा अस्त। अखिलेश यादव का यूपी में चुनाव के पहले चरण से पहले बड़ा बयान। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि सचिन पायलट को भरोसा, यूपी में चौंकाने वाले परिणाम देगी कांग्रेस। बोले भाजपा की तो आदत है, फूट डालो और राज करो। और तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि राहुल गांधी का ऐलान, चरणजीत सिंह चन्नी होंगे पंजाब में कांग्रेस का मुख्यमंत्री चेहरा। चौथी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि अखिलेश यादव की करहल में हुंकार, बोले जनता इस बार भाजपा का ट्रांसफार्मर उड़ा देगी। और इसी के साथ पांचवी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि रोड शो और रैलियों पर प्रतिबंध बरकरार, लेकिन छोटी जनसभाओं में मिली और ज्यादा ढील। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश में सरकार बदलनी तय है और अखिलेश यादव होने वाले हैं मुख्यमंत्री, तो वीडियो लाइक करके अपना समर्थन दर्ज कराइए। 3000 लाइक टारगेट पूरा कराइए दोस्तों। और इसी के साथ अगर चैनल पर नए हैं तो रोज की खबरों के लिए लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए और घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। पश्चिम में भाजपा का सूरज पहले ही चरण में हो जाएगा अस्त, अखिलेश यादव का बड़ा बयान। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि करहल की चुनावी जनसभा में भाग लेने आए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने लोहिया और बाबा साहेब के अनुयायियों को एक साथ आने का आह्वान किया और कहा कि मुलायम सिंह यादव, लोहिया और बाबा साहेब की नीतियों के साथ समाजवादी पार्टी के लोग आगे बढ़ेंगे। किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा, सबके साथ न्याय किया जाएगा। और उन्होंने करहल सीट पर उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक मतों से जीतने का आह्वान भी भीड़ से कर दिया। अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा के लोग चुनाव को दूसरी तरफ ले जाने का प्रयास करेंगे, षड्यंत्र किए जाएंगे, लेकिन पश्चिम से चुनाव की शुरुआत हो रही है और पहले ही चरण में पश्चिम में भाजपा का सफाया हो जाएगा। भाजपा का सूरज हमेशा के लिए पश्चिम में अस्त हो जाएगा। अखिलेश यादव ने कहा कि ये चुनाव उत्तर प्रदेश के भविष्य का चुनाव है, बाबा साहेब के संविधान को बचाने का चुनाव है। समाजवादी लोग नेताजी, लोहिया और बाबा साहेब की नीतियों को लेकर आगे बढ़ेंगे। भाजपा के लोगों का सबसे पसंदीदा काम शौचालय का है और भाजपा ने ऐसी शौचालय बनाए हैं जिसमें पानी की व्यवस्था ही नहीं है। समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी तो जितने भी बातें जनता से की गई हैं उनको पूरा किया जाएगा। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। सचिन पायलट को भरोसा, यूपी में चौंकाने वाले परिणाम देगी कांग्रेस। बोले भाजपा की तो आदत है, फूट डालो और राज करो। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि ठंड से ठिठुरते उत्तर प्रदेश का चुनावी तापमान उबाल पर है। रण जीतने के लिए सभी दलों के सूरमा मैदान में उतर चुके हैं और कांग्रेस महासचिव एवं अभी तक अकेले मोर्चा संभाले हुई थी। पार्टी ने अब राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री एवं युवा चेहरा सचिन पायलट को भी रण क्षेत्र में उतारकर चुनावी गर्मी को और बढ़ाने की कोशिश की है। सचिन पायलट ने चुनावी प्रचार की शुरुआत गौतम बुद्ध नगर की जेवर विधानसभा सीट से की है। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की रणनीति को लेकर सचिन पायलट ने बात की और उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में चौंकाने वाले परिणाम देगी कांग्रेस और भाजपा की आदत रही है कि फूट डालो और राज करो। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। राहुल गांधी का ऐलान, चरणजीत सिंह चन्नी होंगे पंजाब में कांग्रेस का मुख्यमंत्री चेहरा। जी हां दोस्तों, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने रविवार को लुधियाना में एक रैली के दौरान पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार की घोषणा कर दी है। राहुल गांधी ने कहा कि पंजाब में मौजूदा मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ही कांग्रेस का मुख्यमंत्री चेहरा होंगे। राहुल गांधी ने कहा कि ये मेरा नहीं, पंजाब के लोगों का फैसला है। राहुल गांधी ने कहा कि चन्नी जी गरीब घर के बेटे हैं, गरीबी को समझते हैं और गरीबी से निकले हैं और उनके दिल में खून में पंजाब है। सिद्धू जी के दिल में और खून में पंजाब है। इससे पहले राहुल गांधी ने रविवार को लुधियाना के हयात रिजेंसी में पंजाब के मौजूदा मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी और पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रमुख नवजोत सिंह सिद्धू, पीपीसीसी के पूर्व प्रमुख सुनील जाखड़ और एआईसीसी महासचिव केसी वेणुगोपाल के साथ बंद कमरे में बैठक की थी। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अखिलेश यादव की करहल में हुंकार, बोले जनता इस बार भाजपा का ट्रांसफार्मर उड़ा देगी। जी हां दोस्तों, आपको बता दें सपा प्रमुख अखिलेश यादव पहली बार उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने उनको मैनपुरी की करहल विधानसभा सीट से मैदान में उतारा है। वहीं नामांकन के कुछ
दिन बाद उन्होंने करहल में हुंकार भरते हुए भाजपा सरकार पर जोरदार हमला बोला। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि इस बार जनता के उत्साह के सामने भारतीय जनता पार्टी का ट्रांसफार्मर उड़ जाएगा और मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूं कि भाजपा अपना ट्रांसफार्मर नहीं बचा पाएगी। इसके साथ उन्होंने करहल रैली में जबरदस्त भीड़ देखकर कहा कि कोविड नियमों का पालन करते हुए मैं ये कह सकता हूं कि इस चुनाव का सबसे बड़ा अगर कार्यक्रम कहीं हो रहा है तो करहल विधानसभा में हो रहा है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। रोड शो और रैलियों पर प्रतिबंध बरकरार, लेकिन छोटी जनसभाओं में मिली और ढील। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कोरोना संक्रमण की स्थिति में तेजी से हो रहे सुधार को देखते हुए चुनाव आयोग ने उत्तर प्रदेश, पंजाब सहित 5 राज्यों में हो रहे विधानसभा चुनाव के प्रचार में छोटी सीमाओं व इंडोर बैठकों में और ढील दे दी है। हालांकि रोड शो और रैलियों पर पहले जैसा ही प्रतिबंध बरकरार रखा गया है। इसके तहत खुले में होने वाली छोटी जनसभाओं में अब मैदान की कुल बैठक क्षमता के अधिकतम 30% लोगों के रहेगी, जबकि इंडोर हॉल में होने वाली बैठकों में हॉल की कुल बैठक क्षमता के 50% लोगों के शामिल होने की यहाँ पर अनुमति होगी। बैठक क्षमता का निर्धारण जिला निर्वाचन अधिकारी करेंगे। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। पटना में 15 फरवरी को बेरोजगारी मार्च निकालेंगे चिराग पासवान। जी हां दोस्तों, लोक जनशक्ति पार्टी के प्रमुख चिराग पासवान ने कहा कि वो 15 फरवरी को पटना में बेरोजगारी विरोध मार्च का आयोजन करेंगे। चिराग पासवान ने पार्टी पदाधिकारियों और प्रवक्ताओं के साथ बैठक कर मार्च को सफल बनाने की तैयारी शुरू करने को कहा है। वहीं आपको बता दें कि पार्टी ने बिहार में आरआरबी एनटीपीसी के बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन में सक्रिय रूप से भाग नहीं लिया है, जो हाल ही में आरजेडी, कांग्रेस, वाम दलों और पप्पू यादव के जेएपी जैसे अन्य विपक्षी दलों की तुलना में छात्रों द्वारा आयोजित किया गया था। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। चुनाव में पाकिस्तान के नाम पर विधानसभा चुनाव लड़ रही है भाजपा। आम आदमी पार्टी नेता संजय सिंह का बड़ा आरोप। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के मैदान में सभी राजनीतिक दल अपने अपने उम्मीदवारों के पक्ष में वोट मांग रहे हैं। इस क्रम में लगातार जनसंपर्क अभियान चलाया जा रहा है और विपक्षी पार्टियों को निशाने पर लिया जा रहा है। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने पार्टी के पक्ष में जनसंपर्क अभियान चलाया। उनके निशाने पर भारतीय जनता पार्टी रही। उन्होंने भाजपा को पाकिस्तान के नाम पर वोट मांगने का आरोप लगाया और संजय सिंह ने कहा कि उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर के विधानसभा चुनाव में भाजपा के लिए सबसे बड़ा मुद्दा पाकिस्तान ही है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। पंचतत्व में विलीन हुई लता मंगेशकर, मुंबई में राजकीय सम्मान के साथ दिया गया अंतिम संस्कार। जी हां दोस्तों, देश की मशहूर गायिका स्वर कोकिला लता मंगेशकर का रविवार को मुंबई के शिवाजी पार्क में पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। उनका पार्थिव शरीर तिरंगे से लपेटा गया और सशस्त्र सेना के जवानों ने उन्हें अंतिम सलामी दी। अंतिम संस्कार में पीएम मोदी भी मौजूद रहे और उन्होंने भी किए। इसके साथ ही क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर, शाहरुख खान समेत तमाम हस्तियां भी अंतिम संस्कार में शामिल हुई। दरअसल 92 साल की उम्र में उनका निधन हो गया। उनके निधन पर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री से लेकर देश विदेश के लोग श्रद्धांजलि दे रहे हैं। मुंबई नगर निकाय के एक अधिकारी ने कहा कि दाह संस्कार की प्रक्रिया के लिए पार्क के लगभग 2000 वर्ग फुट क्षेत्र को बंद कर दिया गया है। महान गायिका के अंतिम संस्कार को देखने के लिए लोग दोपहर 1 बजे से पार्क में पहुंचने लगे थे। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अब करोड़पति बन गए हैं योगी आदित्यनाथ, मुख्यमंत्री बनने के बाद बढ़ गई है संपत्ति। जी हां दोस्तों, गोरखपुर शहर विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी बनाए गए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को नामांकन दाखिल किया और इस दौरान उनकी ओर से दिए गए शपथ पत्र के मुताबिक योगी की संपत्ति में पिछले 4 साल में करीब 59 लाख रुपए की वृद्धि हुई है और एमएलसी चुने जाने के समय उनकी संपत्ति 95,98,हजार रुपए थी, जो अब बढ़कर 1,54 लाख हो गई है। पिछले लोकसभा चुनाव 2014 में सांसद रहते हुए योगी की संपत्ति 72,17,000 रुपए थी। शुक्रवार को दाखिल पर्चे के साथ दिए गए शपथ पत्र के मुताबिक मुख्यमंत्री के पास 2 असलहे भी हैं और इनमें से 1 लाख कीमत की एक रिवॉल्वर व 80,000 रुपए कीमत की एक राइफल भी है। योगी के पास कोई वाहन नहीं है। उनके पास डाकघर, संसद मार्ग, नई दिल्ली के खाते में 35,24,708 रुपए हैं, जबकि 2
2,33,000 रुपए का बीमा है। तो दोस्तों करोड़पति बन गए हैं योगी आदित्यनाथ। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। मुख्यमंत्री योगी की भाषा पर समाजवादी पार्टी को आपत्ति। मुख्यमंत्री के चुनाव लड़ने पर प्रचार पर रोक की उठाई मांग। उत्तर प्रदेश चुनाव से आई बड़ी खबर। जी हां दोस्तों, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा चुनाव प्रचार के दौरान उपयोग की जा रही भाषा पर समाजवादी पार्टी ने आपत्ति जताई है। चुनाव आयोग को पत्र लिखकर समाजवादी पार्टी ने एक चैनल के द्वारा मुख्यमंत्री के द्वारा इस्तेमाल की जा रही भाषा की जांच करने और उस पर सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। समाजवादी पार्टी ने आरोप लगाया है कि लाल टोपी का मतलब दंगाई बताकर योगी आदित्यनाथ अपने भाषणों में उनके नेता अखिलेश यादव पर व्यक्तिगत निशाना साध टोपी को गुंडों और माफियाओं से जोड़कर पार्टी की छवि खराब करने का आरोप भी लगाया गया है। पार्टी ने मांग की है कि मुख्यमंत्री के इस तरह के बयानों के कारण उनके चुनाव लड़ने और प्रचार करने पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए। हालांकि भाजपा ने मुख्यमंत्री की भाषा को अपराधियों के लिए उपयोग की गई भाषा बताते हुए इसका बचाव किया। चुनाव आयोग को लिखे पत्र में समाजवादी पार्टी ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 1 फरवरी को मेरठ के सिवाल खास और किठौर में एक जनसभा के दौरान लाल टोपी मतलब दंगाई और हिस्ट्री शीटर जैसे शब्दों का उपयोग किया है। तो दोस्तों योगी आदित्यनाथ के चुनाव पर प्रतिबंध और प्रचार पर रोक लगाने की बात की गई है समाजवादी पार्टी द्वारा। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। राकेश टिकैत की अपील, भाजपा को वोट नहीं, बोले किसान हित में होते रहेंगे आंदोलन। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि भारतीय किसान यूनियन नेता राकेश टिकैत बीजेपी सरकार पर लगातार हमलावर हैं। राकेश टिकैत ने शुक्रवार को लोगों से बीजेपी को वोट नहीं करने की अपील की है। दरअसल संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक हुई और इस बैठक के बाद किसान नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि विधानसभा चुनावों में किसान विरोधी बीजेपी को सजा देना होगा। राकेश टिकैत ने कहा कि बजट से बहुत उम्मीद थी लेकिन नुकसान हुआ है। उत्तर प्रदेश में हमारा सभी से ये सवाल रहेगा, जो भी वोट मांगने आएंगे उनसे पूछेंगे कि उन्होंने किसानों के लिए क्या किया। इस बीच टिकैत ने ट्विटर पर एक बयान भी जारी किया है। इसका शीर्षक है, इस चुनाव में किसान विरोधी बीजेपी को सजा दें। वहीं किसान नेता राकेश टिकैत ने सोशल साइट कू पर लिखा कि किसान हित की रक्षा हेतु सदैव आंदोलन का निर्माण होता रहेगा। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। सांप्रदायिकता की राजनीति बदलनी है तो महिलाओं को आगे लाना होगा, प्रियंका गांधी का बड़ा बयान। जी हां दोस्तों, यूपी विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार में जोर शोर से जुटी कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने राज्य की योगी आदित्यनाथ और केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि यूपी की जनता सरकार से परेशान है, रोजी रोटी कमाने में आम लोगों को बहुत मुश्किल हो रही है। जो छोटे और लघु उद्योग हैं इस इलाके में बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं। कोरोना वायरस संकट के दौरान उनके लिए सरकार ने कुछ नहीं किया। जीएसटी लगाने से उनकी परेशानी और बढ़ गई है। प्रियंका गांधी ने कहा कि इस साल के बजट में भी उनके लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है। जो नेता जिन्ना और पाकिस्तान का जिक्र करते हैं उसका फायदा उन्हीं को होता है, जनता को कोई फायदा नहीं होता। प्रियंका ने सवाल उठाया कि जेवर एयरपोर्ट का उद्घाटन चुनाव से ठीक पहले क्यों किया गया। कई साल से आप सत्ता में हैं, अपने पहले जेवर एयरपोर्ट का उद्घाटन आपने क्यों नहीं किया। उन्होंने कहा कि किसान इन चुनावों में एक बड़ा फैक्टर है। किसानों की बदहाली बढ़ती जा रही है और उन्हें खाद नहीं मिल रहा है। खाद के लिए पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े हैं जिसका नुकसान लोगों को हुआ है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। ओवैसी पर हमला बीजेपी ने जानबूझकर करवाया ताकि यूपी में हो ध्रुवीकरण, समाजवादी पार्टी का आरोप। जी हां दोस्तों, समाजवादी पार्टी ने आरोप लगाया है कि भारतीय जनता पार्टी ने जानबूझकर ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के चीफ असदुद्दीन ओवैसी पर हमला करवाया है। सपा का आरोप है कि बीजेपी ने ऐसा इसीलिए किया ताकि उत्तर प्रदेश में वोटों का ध्रुवीकरण हो सके। सपा ने कहा कि हमला किसी पर भी हो दुखद है, लेकिन अगर हमला सोची समझी रणनीति से हो तो हमला करने वाले बीजेपी के गुंडे हों तो ये निंदनीय है। सपा ने आरोप लगाया कि असदुद्दीन ओवैसी पर बीजेपी सरकार ने जानबूझकर हमला करवाया है ताकि पश्चिम उत्तर प्रदेश में ध्रुवीकरण हो जाए। समाजवादी पार्टी ने मांग की है कि पूरे मामले की निष्पक्षता से जांच होनी चाहिए। समाजवादी पार्टी ने यह भी कहा है कि इसकी जांच तो पुलिस करेगी, लेकिन जनता ने जांच कर ली है कि ये ए और बी टीम की मिलीभगत से की गई समझौते की फायरिंग है। सपा ने कहा कि अगर निष्पक्ष जांच की गई तो जांच की आंच दिल्ली के गृह विभाग तक जाएगी। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। ओवैसी का बयान, बोले नहीं लेंगे सरकार की सुरक्षा, दिल्ली में चाहिए बुलेट प्रूफ गाड़ी
और एक हथियार अमित शाह को लिखेंगे चिट्ठी। जी हाँ दोस्तों, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने केंद्र सरकार की ओर से दी जा रही जेड कैटेगरी की सुरक्षा लेने से इनकार कर दिया है। ओवैसी का कहना है कि उन्हें बुलेट प्रूफ गाड़ी और एक हथियार रखने की अनुमति मिलनी चाहिए, लेकिन सरकार की सुरक्षा वो नहीं लेंगे। वहीं आपको बता दें कि खास बातचीत में ओवैसी ने कहा कि मेरी जान की कीमत पीलू खान, अकबर और अखलाक से बढ़कर नहीं है। आप सरकार जब सबको सुरक्षा देंगे तो सांसद को सुरक्षा मिलेगी ही। आप ये नहीं कह सकते कि मेरी जान की कीमत उन गरीबों से ज्यादा है। ओवैसी ने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी लिखकर वो दिल्ली में अपने की मांग करेंगे, साथ ही वो एक लॉक हथियार रखकर सावधानी बरतेंगे और उसकी भी परमिशन सरकार से मांगेंगे, लेकिन सरकार की सुरक्षा वो नहीं लेंगे। ओवैसी ने आगे कहा कि मुझ पर गोली चलाने वाले लड़के कट्टरपंथी हो चुके हैं। कट्टरपंथ से भारत की एकता और अखंडता को खतरा है। AIMIM चीफ ने चेताया कि कट्टरपंथ एक तथ्य है जो देश के साथ साथ बीजेपी को भी नुकसान पहुंचाएगा। दोस्तों, करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। योगी सरकार के मंत्रियों समेत कई बीजेपी विधायकों ने मांगा अखिलेश यादव से समय। टिकट कटने की सुगबुगाहट के बाद भाजपा में जबरदस्त अफरा तफरी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव से पहले दल बदल और सियासी उठापटक का खेल शुरू हो गया है। बीजेपी के तमाम नेताओं के टिकट कटने की सुगबुगाहट शुरू होने के बाद टिकटार्थी नेता लखनऊ के विक्रमादित्य मार्ग पर स्थित SP के कार्यालय और उसके नेताओं के संपर्क में लग गए हैं। प्रत्याशियों में नाम योगी सरकार के कुछ वर्तमान मंत्रियों समेत पूर्वी उत्तर प्रदेश और प्रयागराज मंडल के कुछ विधायकों के हैं। आलम यह है कि अखिलेश यादव से मिलने के लिए तमाम नेताओं ने समय मांगा है, लेकिन समाजवादी पार्टी अपने घोषित प्रत्याशियों के टिकट काटने के पक्ष में नहीं दिख रही है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। बीजेपी के राज में जब रेलवे ही नहीं बचेगा तो क्या मंगल ग्रह पर नौकरी मिलेगी? कन्हैया कुमार का भाजपा पर सवाल। जी हाँ दोस्तों, कन्हैया कुमार ने कांग्रेस मुख्यालय पर न केवल बीजेपी सरकार पर हमला किया बल्कि PM नरेंद्र मोदी की कार्यशैली की भी जमकर आलोचना की। कन्हैया कुमार ने कहा कि अगर बीजेपी अंग्रेजों वाली हरकत करेगी तो कांग्रेस क्रांतिकारी की भूमिका निभाएगी। मोदी पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि वो प्रधानमंत्री कम बीजेपी के प्रचार मंत्री ज्यादा लगते हैं। कन्हैया ने कहा कि संसद का मतलब सिर्फ मन की बात नहीं हो, सबकी बात हो, और इसी के साथ कांग्रेस की युवा संसद में मोनोलॉग नहीं डायलॉग होता है। प्रधानमंत्री जी देश के प्रधानमंत्री कम भाजपा के प्रचार मंत्री ज्यादा हैं। जितने दिन वो संसद में नहीं गए उससे ज्यादा दिन विदेशों में बिताए हैं। प्रधानमंत्री संसद में कम भाजपा की रैलियों में ज्यादा जाते हैं और हालात ये है कि सरकार बहस नहीं चाहती, लेकिन मीडिया सरकार से नहीं विपक्ष से सवाल पूछता है। सरकार नहाते कैसे हैं, आम कैसे खाते हैं? मैं पूछता हूं कि प्रधानमंत्री संसद से क्यों गायब रहते हैं? इसी के साथ पेगासस के मुद्दे पर भी कन्हैया कुमार ने सरकार को घेरा। पेगासस मुद्दे पर सवाल उठाते हुए कन्हैया कुमार ने कहा कि किसके कहने पर देश की जासूसी की गई। कांग्रेस नेताओं के साथ उन्होंने बीजेपी के भी नेताओं मंत्रियों की जासूसी करवाई। इनका इतिहास रहा है, स्वतंत्रता संग्राम से ही अंग्रेजों की जासूसी करते आए हैं। और उन्होंने कहा कि कौन कहता है कि झूठ मेहनत नहीं करता। गोडसे को सही साबित करने के लिए भी इन्हें बापू के सामने झुकना पड़ता है। इसी के साथ मंगल पर नौकरी करेंगे क्या, ऐसा भी तंज कसा है। कन्हैया कुमार ने युवाओं में छाई बेरोजगारी को लेकर उन्होंने सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि जब सरकारी नौकरियां ही नहीं होंगी तो ब्याह कैसे होगा। सरकार के बेचने की नीति को कोसते हुए उन्होंने कहा कि जब रेलवे नहीं बचेगा तो क्या मंगल ग्रह पर नौकरी मिलेगी। उन्होंने कहा कि बीजेपी राम को नहीं नाथुराम को लाई है। नफरत से देश को बांटकर लड़ाकर लोगों को आपस में लड़ाकर ये धर्म नहीं अपना धंधा बचाने आए हैं। ये अंग्रेज के चापलूस हैं जो हमको आपस में लड़ाकर देश की संपत्ति अंबानी अडानी को पहुंचाएंगे। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। केंद्र की गलत नीतियों के चलते पाकिस्तान और चीन साथ आए। राहुल गांधी का मोदी सरकार पर बड़ा आरोप। जी हाँ दोस्तों, बजट सत्र के बाद कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने लोकसभा में कहा कि देश में दो हिंदुस्तान बन रहा है, एक अमीरों का और एक गरीबों का। दोनों में खाई बढ़ती जा रही है। रेलवे की नौकरी और रोजगार के लिए उत्तर प्रदेश और बिहार में क्या हुआ है, इस बारे में प्रेसिडेंशियल एड्रेस में कुछ नहीं था। राहुल गांधी ने भारत की विदेश नीति की आलोचना करते हुए कहा कि आपकी नीति ने चीन और पाकिस्तान को एकजुट करने का काम किया है और ये सबसे बड़ी चुनौती भारत के सामने है। चीन के पास एक क्लियर प्लान है और उसकी नींव डोकलाम और लद्दाख में रखी गई है
और उन्होंने कहा कि कश्मीर पर सरकार ने गलत फैसला लिया है। राहुल गांधी ने कहा कि हिंदुस्तान में मेक इन इंडिया हो ही नहीं सकता है, वो असंगठित लोग थे, खत्म हो गए। मैन्युफैक्चरिंग जॉब में पिछले 5 साल में कम हो गए हैं और 46% गरीब हिंदुस्तान चुप नहीं बैठेगा। राहुल गांधी ने कहा कि इन लोगों को दिख रहा है कि हिंदुस्तान के 100 सबसे अमीर लोगों के पास 55% हिंदुस्तान का धन है और 10 लोगों के पास। तो दोस्तों ये थी दिन भर कुछ बेहतरीन और बड़ी खबरें। तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।